हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना पवन सिहाग एक बार फिर से आपका तक्षशिला 2020 लाइव क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, हमने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर आपने ढेर सारा प्यार हमें दिया और कुछ बुनियादी गलतियां भी आपने हमारी बताई, तो उसके लिए मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला अध्ययन केंद्र के अंदर, और आज का हमारा कंटेंट रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए साथियों, पिछली बार जब हम इस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे हमने बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे कि कितने क्षेत्र के अंदर फैली हुई संस्कृति है और इसको आज से हम क्रमबद्ध तरीके से स्टार्ट करेंगे। और जब पूरा कंटेंट हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद 50 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज रहेगी, और इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक्षशिला 2020 पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको एक एक टॉपिक की 50-50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, तो आप भी जानिए कितना आपने सीखा। ओके, तो चलिए समझना शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। देखिए साथियों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि इस संस्कृति की खुदाई कब शुरू की गई, किस तरह की संस्कृति थी, तो आज हम देखते हैं कि कहां तक फैली हुई ये संस्कृति थी। देखिए, सबसे पहले अगर इस संस्कृति की बात करूं तो इसका एक क्षेत्र है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के अंदर लगता है। देखिए, मैं उन पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं जहां तक इस संस्कृति का विस्तार आज तक पाया गया है। ओके, इसका एक शहर हमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलता है जिसका नाम आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, जो कि कहां देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। इसका एक अंतिम किनारा हमें मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, यानी कि एमपी में, जिसका नाम है दैमाबाद। और इसका एक अंतिम किनारा हमें पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि है सुतकामेडो। देखिए साथियों, आज तक जितने भी इसके क्षेत्र खोजे गए हैं वो सारे के सारे इन पॉइंट्स के अंदर खोजे गए, यानी कि ये जो सारा क्षेत्र इधर वाला रहता है, इन क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र मिल चुके हैं। ओके, अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाता है, अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाता है तो लगभग ये त्रिभुजाकार की आकृति प्रदान करता है। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो आकृति की बात करें तो लगभग त्रिभुजाकार की आकृति हमें बना के बताती है। ओके, अगर मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करूं, यानी कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर लूं और ईस्ट और वेस्ट की बात कर लूं, तो नॉर्थ से साउथ की बात करूं तो लगभग 1400 किलोमीटर लंबा ये विस्तार देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करूं, यदि ईस्ट से वेस्ट की बात की जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर लंबा विस्तार देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसके ज्यादातर हिस्से आज पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, और भारत की बात करें तो लगभग हमारी सीमा से लगते हुए क्षेत्र, हरियाणा का, राजस्थान का, पंजाब का, इन क्षेत्रों के अंदर, इसके अलावा गुजरात के अंदर भी इसके अनेक क्षेत्र खोजे जा चुके हैं, जिसका श्रेय सबसे पहले हम 1921 के अंदर खननकर्ता दयाराम शाहनी को देते हैं, जिन्होंने की पहले क्षेत्र की खुदाई करने का काम किया था। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलते हैं। बंदरगाह की बात करें तो एक जो गुजरात वाला क्षेत्र है जिसका नाम लोथल देखने को मिलता है। लोथल इसके एक प्रमुख बंदरगाह या पतन के रूप में काम कर चुका है। इसके अलावा जो सुतकामेडोर है वो भी इसके एक पतन के रूप में काम कर चुका है। यानी कि जैसा हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये विदेशी व्यापार करते थे और जल और थल दोनों भागों से इनका व्यापार होता था। तो अगर जल से व्यापार किया जाएगा तो सीधी सी बात है पतन की आवश्यकता पड़ेगी, बंदरगाह चाहिए होगा।
और वो दो बंदरगाह के रूप में मुख्य रूप से इनको देखा जा सकता है। ओके, एक बार कंपटीशन एग्जाम ने ये भी पूछा था कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग इसका पूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर देखने को मिलता है। इतने के अंदर क्या है, विस्तार हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर मैं इधर वाले भारत की बात करूं, बंगाल वाले क्षेत्रों की तरफ, तो यहां पे किसी तरह का कोई भी साक्ष्य देखने को नहीं मिला है। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने की, कि यहां पे किन किन चीजों के आज तक अवशेष मिले हैं, और जो हम पिछली बार बात कर रहे थे कि यहाँ के धर्म का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे व्यवस्था की बात कर रहे थे कि यहाँ पे व्यवस्था कैसी पाई जाती है, और दूसरे जो यहाँ पे व्यवसाय थे वो किस स्वरूप के रहे होंगे। तो चलिए उनको अब क्रमबद्ध तरीके से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आज तक एचएससी ने पूछे हैं और कौन से क्वेश्चन एसएससी ने पूछे। देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में होता है। कारण क्या है कि लगभग 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर यहां से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद में आने वाले टॉपिक वैदिक काल की बात करूं मैं, चाहे उत्तर वैदिक काल की बात करूं, तो हरियाणा स्तर के होने वाले एग्जामों के अंदर इसके काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर अगर एसएससी की बात की जाएगी तो एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन का पोर्शन यहां मिल जाता है अक्सर, और 1 क्वेश्चन आने की संभावना तो लगभग बनी रहती है। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसकी टेस्ट सीरीज लगाना न भूलिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी न भूलिए। देखिए साथी, वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ये वास्तव में हमारी संस्कृति का गोल्ड था। यानी कि हम देख सकते हैं यहां पे कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत रहे होंगे, किस तरह की इन्होंने संस्कृति को पनपाया होगा, और कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। हालांकि कुछ किताबें हम पढ़ते हैं जो कि फॉरेन राइटर की होती है, फॉरेन राइटर इनके बारे में कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इतिहास अगर पढ़ा जाए भारत का, खास करके जब हम आधुनिक को पढ़ते हैं तो 2 इतिहासकारों की तरफ जाते हैं। एक तो वो इतिहासकार जो भारत के हैं, वो भारत के बारे में क्या कहेंगे, और दूसरे उनकी तरफ जाएंगे जो विदेशी हैं, और खास करके जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं। तो ये अंग्रेजी इतिहासकारों ने अकेला ये नहीं कि इन्होंने आधुनिक भारत का ही जिक्र किया, इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को भी वर्णित किया है और दर्शाने की कोशिश की है कि जिस तरह की संस्कृति बताई जा रही है भारत और पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर, वैसी नहीं थी। तो चलिए हम अपने अनुसार देखते हैं कि एचएससी और एसएससी क्या मानते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए सबसे पहले जिक्र शुरू कर देता हूं मैं यहां के धर्म का, क्योंकि जैसा मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि धर्म भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, सीधे रूप से प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। ओके, तो चलिए यहां के धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन आज तक उठे उन क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न यहां से पूछे गए। तो सबसे पहली बात तो यही आती है जब हम धर्म की बात करते हैं कि यहां धर्म का स्वरूप कैसा था, मतलब किस तरह के धर्म को ये लोग मानते थे। तो देखा जाए तो यहां के धर्म के अंदर मुख्य रूप से प्रकृति, यानी कि जो नेचर हमारा है, नेचर की या प्रकृति की पूजा करने का यहां काम होता था। मतलब पेड़ पौधे, भूमि, जल, इन चीजों का मुख्य रूप से यहां पे पूजा पाठ हुआ करती थी। और हम देखते हैं कि जो पीपल का पेड़ है, पीपल का जो पेड़ होता है उसको इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया है, बड़ा पूजनीय रहा है। कई तरह के जानवर भी हमें देखने को मिलेंगे, पर एक तरह से देखा जाए तो ये लोग धर्म जरूर मानते थे और धर्म के अंदर क्या है, प्रकृति की पूजा किया करते थे। देखिए एक छोटी सी चीज पे जिक्र करते हैं कि धर्म आता कब है, मतलब जब इंसान का उदय हुआ, आज का आधुनिक मानव बनने लगा, तो उसके दिमाग में ऐसा क्या आया होगा कि उसने ये कहा कि चलो धर्म बनाते हैं।
हालांकि आज देखा जाए तो अनेक सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर दंगे होते हैं, इसके कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हमारी डेवलपमेंट के आड़े आते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि धर्म जैसी चीज को दुनिया ने आरंभ कर दिया? होता क्या है कि जब इंसान समूह में रहना शुरू करता है या वो एकांत रह रहा होता है, तब उसके मन में भय उत्पन्न होता है, और उस भय से मुक्ति भी एक दूसरी ऐसी चीज दे सकती है जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हमें ऐसे महसूस होता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, जबकि वास्तव में कोई पीछे नहीं होता, तो वो एक भ्रम है, और उस भ्रम को भी निकालने के लिए हमें धर्म का सहारा लेना पड़ता है। कई बार देखते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रास्ते में चलते चलते कभी भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, धर्म का होना जरूरी था, और कहीं ना कहीं लोगों को मर्यादा देने के लिए, एक सीमा में रखने के लिए। आज जैसे हमें बार बार अनेक बातों पर रोका जाता है, डांटा जाता है कि आप ऐसा मत करिए, ये धर्म के विरुद्ध है, ये संस्कृति के विरुद्ध है, आप किसी जीव को नहीं मारेंगे, ये संस्कृति के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। मतलब लोगों को क्या है, एक क्षेत्र में बांध कर रखने का काम करता है ताकि इंसान अपनी मर्यादाएं न खोले। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद धर्म का आरंभ हुआ होगा, प्रचलन हुआ होगा। पर यहां के धर्म की बात करें तो ये लोग प्रकृति के ऊपर निर्भर करते थे, और कर्म कांड मतलब जैसे जादू करना हो गया, जादू टोना, ठीक है ना, आज करते हैं, एक बार देखने को मिल जाते हैं, एक रोडों से गुजरते हैं तब जादू टोना हो गया, वशीकरण, ऐसी अनेक चीजें इस समाज के अंदर नहीं थी। यानी कि लोग जरूर पूजा पाठ करते थे, अलग अलग देवों को भी मानते थे, अनेक देवियों को भी मानते रहे होंगे, पर कर्म कांड इन्होंने बिल्कुल भी आरंभ नहीं किया था। कर्म कांड का प्रचलन कब होगा? जब वैदिक काल के अंत का समय आएगा, वैदिक काल के लास्ट में जाने स्टार्ट करेंगे, और खास करके कब? जब उत्तर वैदिक काल आएगा। उत्तर वैदिक काल आते आते हमारे धर्म के अंदर कर्मकांड आएगा, ठीक है ना। हालांकि इन लोगों की एक अलग तरह का धर्म देखने को मिलता है। ओके, तो ये मुख्य रूप से कुछ एक बातें जो इनके धर्म के बारे में है। पता लगाने के लिए हमें क्या प्रयोग किया है? यहां खुदाई के दौरान एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। अब स्वास्तिक का चिन्ह हम आज भी प्रयोग करते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति के लोगों ने भी प्रयोग किया। मतलब क्या था? अगर ये लोग इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, हम भी आज, हमें पता है हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति के अंदर हम इसका जिक्र करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह का, कोई भी शुभ कार्य करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। तो ये लोग धर्म को मानते थे, इसको प्रमाणित करने के लिए चिन्ह काफी है। यहां तक मानते हैं कि ये सूर्य को, आज सूर्य भगवान के रूप में हम जिनको पूजनीय मानते हैं, सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य को अर्घ दिया करते थे। हम सुबह सुबह पानी देते हैं ना, कुछ लोग देखे हैं, तो ये लोग सूर्य की उपासना करते थे, और स्वास्तिक का चिन्ह यहां पे मुख्य रूप से देखने को मिला है। इसके अलावा पशुपतिनाथ, कौन से? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की भी एक पूजा पाठ किया करते होंगे, क्योंकि यहां कुछ जगहों पर इनके भी साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, कुछ मोहरें मिली है जिनके ऊपर पशुपतिनाथ की प्रतिमा बनी हुई, चिन्ह बना हुआ है, ठीक है ना। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग सूर्य की उपासना करते होंगे, पशुपतिनाथ इनके लिए क्या रहा होगा? पूजनीय रहा होगा। इसके अलावा जो कुब्बड़ वाला बैल होता है, जिसके ऊपर कुब्बड़ बना होता है, तो बेल भी इनके लिए क्या था? पूजनीय था, पवित्र पशु के रूप में मानते थे बेल को। हालांकि इनका पसंदीदा पालतू जानवर के रूप में हम कुत्ते का जिक्र करते हैं। अगर पसंदीदा जानवर की बात करें तो कुत्ता इनका पसंदीदा जानवर रहा था, पर पवित्र पशु की बात करें तो बेल का जिक्र मिलता है कि ये लोग बेल को काफी पूजनीय मानते थे। क्यों? क्योंकि एक बात सोचिए कि हम जब जिक्र करते हैं पशुपतिनाथ का, तो हमें पता है आज किसी भी मंदिर में चले जाइए भगवान शिव के, आपको नंदी की प्रतिमा मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये लोग क्या है, कुब्बड़ वाला जो बैल होता था इसको काफी पसंद किया करते थे, और इनका पवित्र पशु भी था। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ की ये पूजा करते रहे होंगे, इस चीज के भी साक्ष्य मिले हैं।
देखिए, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। अगर कोई भी रीति रिवाज चलाई जाती है, धर्म में बहुत सारी बातें ऐसी देखने को मिलती हैं जिनके अंदर विज्ञान का गहरा ताल्लुकात होता है। तो बहुत जल्द ऐसी कुछ बातें आपके सामने लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस जो हमारी संस्कृति चलाई गई थी, जिनमें जो अलग अलग धारणाएं थी, उनके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या था। तो आशा करूंगा कि आप ढेर सारा प्यार देंगे उसको भी, जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो को दिया, और आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में आगे बांटेंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर यहां पे बात करूं मैं धर्म व्यवस्था के अंदर, तो जो मुख्य रूप से देखने को मिलती है वर्ण व्यवस्था, यानी कि वर्णों में लोगों को बांट देना, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो चार मुख्य वर्ण हमारे देखने को मिलते हैं, इन वर्णों का यहां पे कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हालांकि काम जरूर बांटा गया था। वर्ण व्यवस्था यहां पे इतनी गहरी नहीं देखने को मिलती। यहां पे जरूर रही होगी, कुछ इतिहासकार कहते हैं यहां पे वर्ण व्यवस्था थी, कुछ कहते नहीं है, पर इतना है, अगर जो कहते हैं ना रही है, वो भी ये बात मानते कि जन्म मूलक नहीं रही होगी। जन्म मूलक का मतलब जन्म के आधार के ऊपर लोगों का व्यवसाय था। यहां लोग कृषि करते थे, सैनिक भी थे, व्यापार भी होता था, मतलब वैश्य भी थे, क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे। ओके, और इस तरह की संस्कृति को चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी, और ज्ञान देने के लिए हम ब्राह्मण वर्ग जो मानते हैं, ब्राह्मण वर्ण जो मानते हैं, वो भी यहां पे रहा होगा, पर जन्म मूलक यहां पे नहीं रहा होगा। तो ये एक अच्छी व्यवस्था यहां की हम कह सकते हैं। अच्छा, एक किसी संस्कृति को समझना हो तो उसका अंतिम संस्कार का जो तरीका होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अलग अलग तरह के धर्म के अंदर अंतिम संस्कार का तरीका अलग अलग देखने को मिलता है। तो यहां पर कुछ कंकाल मिले हैं, कुछ कब्रें भी मिली हैं, ठीक है, तो उनके आधार पे थोड़ा बहुत अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं इतिहासकार कि किस तरह का धर्म यहां पे रहा होगा। देखिए, आज अगर देखा जाए तो जैसे अपनी सनातन संस्कृति है, तो सनातन संस्कृति के अंदर क्या है, जलाया जाता है। अगर इस्लामिक संस्कृति की बात करूं, इस्लाम धर्म की बात करूं, तो दफनाया जाता है। ओके, तो यहां अलग अलग तरह की यहां पर भी साक्ष्य मिले। अब जैसे मान लिया आज खुदाई होती है, आज खुदाई के दौरान किसी ताबूत के अंदर कोई कंकाल मिलता है, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि उस इंसान को मृत्यु के बाद दफनाया गया होगा, जैसा मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है ना उनकी संस्कृति के अंदर, जिस तरह की जो पिरामिड बने हुए हैं, इनके अंदर कुछ ताबूत देखने को मिलते हैं, ताबूत के अंदर कंकाल मिलते हैं, ममीज मिलती है। तो हम इनके धार्मिक जीवन का अनुमान लगा सकते हैं ना कि ये लोग धर्म के, क्योंकि अंतिम संस्कार करना किसी का एक धर्म का भाग होता है। अगर कोई हड्डियां नहीं मिली, पूर्ण रूप से जला हुआ कोई कंकाल मिलेगा तो हम मान लेंगे कि वो लोग जलाते होंगे। अगर सीधा दफनाया हुआ मिलेगा तो हम समझ सकते हैं ना उस धर्म के अंदर, उस संस्कृति के अंदर लोग दफनाते रहे होंगे। तो अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं या हड़प्पा संस्कृति की बात करूं, तो ये लोग क्या है, यहां खुदाई के दौरान एक जगह कुछ कंकाल मिले, कुछ कंकाल मिले, अब कंकाल दफन मिले, मतलब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग दफनाते रहे होंगे, क्योंकि एक जगह कुछ कंकाल इकट्ठे मिले हैं, तो ये मानते थे कि ये लोग दफनाते होंगे। और जब एक जगह कई कंकाल इकट्ठे मिले तो इन्होंने ये माना कि ये सामूहिक रूप से दफनाते होंगे, मतलब लोगों को इकट्ठा दफनाते होंगे, ठीक है ना। तो हालांकि कुछ ये भी मानते हैं कुछ इतिहासकार कि हो सकता है जब बाढ़ आई हो, बाढ़ के दौरान ये लोग वहीं हों और वो नीचे दफन हो गए और उनके ऊपर मिट्टी की परत आ गई, पर एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि यहां पे दफनाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि इसको साबित करने के लिए दूसरा कुछ कब्रें मिली हैं, जिन कब्रों के अंदर सोने के और चांदी के इनके आभूषण मिले।
अब देखिए, लोग बाढ़ में दफन होंगे तो वो अपने साथ ऐसे साइड में सोना चांदी रख के तो नहीं दफन होंगे ना, भी चलो पानी आ रहा है मैं इंतजार करता हूं कि कब ये मेरे ऊपर मिट्टी डाले और कब मैं मरूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। इंसान जान बचा के भागेगा, सोने चांदी के पीछे थोड़ी भागेगा। तो कब्रें हैं, उन कब्र के अंदर सोना चांदी के प्रमाण मिले हैं कुछ आभूषण, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग दफनाते होंगे और दफनाते दौरान ये साथ में क्या है, कुछ कीमती वस्तुओं को भी दफनाते रहे होंगे। हालांकि कुछ कब्र ऐसी हैं जिनके अंदर हाथी के दांत और कुछ मणके मिलेंगे। अब देखिए, दो अलग अलग तरह की मिल रही है, एक में जिसमें कीमती धातुएं मिल रही है और दूसरे में जिसमें हाथी के दांत मणके कुछ इस तरह का सामान मिल रहा है, कुछ पत्थर के बने हुए भी मिल रहे हैं। तो इससे दो बातें समझ में आती है, दो बात स्पष्ट होती है। दो बात कौन सी स्पष्ट होती है, एक तो ये लोग दफनाते रहे होंगे और दूसरी बात क्या समझ में आती होगी, अब सोना चांदी मिल रहा है मतलब ये किस तरह का वर्ग के रहे होंगे, उच्च वर्ग। कौन सा, उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे। अब जो सस्ती चीजें यहां मिलेगी थोड़ी, तो वो कैसा वर्ग रहेगा, वो निम्न वर्ग रहेगा। मतलब यहां समाज बंटा हुआ जरूर था, यहां समाज उच्च और निम्न वर्ग में बंटा हुआ जरूर मिलता है और यहां पे लोगों को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब कुछ कहते हैं ये लोग जलाते भी रहे होंगे, कुछ लोग कहते हैं ये लोग जलाते रहे होंगे। अब ऐसे में क्या होता है कि आज जैसे आप एक किसी भी भारतीय निश्चित क्षेत्र को ले लीजिए, आपको दोनों तरह की प्रथाएं मिल जाएगी, तो हो सकता है इस सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी लोगों के अंदर ये मत रहा होगा कि कुछ जला के उसका अंतिम संस्कार करते होंगे और कुछ क्या करते होंगे, उसको दफनाकर अंतिम संस्कार करते होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहां के समाज की बात करूं तो धर्म के आधार के ऊपर देखा जाए तो हाथी, गेंडा और चीता, एक देखिए एक मोहर मिली जिसके ऊपर क्या है, ऊपर पशुपतिनाथ की प्रतिमा है जो कि मोहनजोदाड़ो में मिली है, जिसके नीचे वाली साइड में, अगर नीचे वाली साइड की बात करें तो यहां पे क्या है, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा, इन चीजों को एक नीचे दर्शाया गया है। तो ऐसे में क्या है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग इन जानवरों से परिचित भी रहे होंगे और ये कहीं ना कहीं इनके धर्म का हिस्सा भी रहा होगा। अब एक इस धर्म को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो निभाता है यहां का स्नानागार। अब देखिए, स्नानागार को लेकर भी कुछ इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि ये स्नानागार कितना बड़ा है, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में जिक्र किया गया था। देखिए, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले स्नानागार की बात करूं तो ये 11.88 मीटर लंबा देखने को मिला है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 7.1 मीटर चौड़ाई देखने को मिला है और इसके गहराई की बात करूं, यानी गहरा कितना था, तो ये 2.43 मीटर गहरा देखने को मिलता। ये था यहां का स्नानागार जो कि खुदाई के दौरान मिला है। अब देखिए, ये इनकी स्थापत्य कला के अंदर भी हम पढ़ सकते हैं, इनके भवन निर्माण शैली के अंदर भी इसका जिक्र करते हैं और इसका जिक्र धर्म के अंदर भी किया जाता है। क्यों? इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो इतना बड़ा स्नानागार बनाया होगा, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं बनाया होगा कि चलो एक व्यक्ति है जैसे स्विमिंग पूल की तरह इसको प्रयोग करता रहा हो, नहीं। वो इस बात पे ज्यादा सहमत होते हैं कि यहां पे लोग इकट्ठे नहाया करते थे। इकट्ठे नहाने का मेरा मीनिंग ये है कि आज जैसे हमारी संस्कृति के अंदर बात करें, अनेक मेलों का आयोजन होता है, अनेक मंदिर ऐसे हैं, अनेक गुरुद्वारे ऐसे हैं जिनके आगे एक बड़ा तालाब बना होता है। उस तालाब में क्या होता है, लोग स्नान करते हैं, जैसे कुंभ का स्नान आता है तो लोग इकट्ठे नहाते हैं ना, ठीक है। तो इस
बड़े स्नानागार का अगर जिक्र किया जाए तो ये भी कहीं ना कहीं धर्म को दर्शाता है कि यहां धर्म था और धर्म के अंदर लोग क्या है, इकट्ठे नहाया करते थे किसी विशेष पर्व पे, यानी कोई त्योहार उनका रहा होगा जिसको वो मनाते होंगे और उस दौरान क्या है, इस बड़े तालाब के अंदर वो लोग स्नान किया करते होंगे। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों से कई क्वेश्चन भी उठ जाते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है स्नानागार की, इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी गहराई कितनी है। इसके अलावा ये किस चीज को दर्शाता होगा, तो कहीं ना कहीं ये वहां की धर्म को दर्शाता है और वहां की स्थापत्य कला को भी दर्शाता है कि ये लोग भवन कैसे बनाते होंगे। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा इस धर्म के अंदर बात करूं तो मंदिर, अब देखिए मैं बात मंदिरों की कर रहा हूं। अगर मंदिरों का जिक्र किया जाए तो यहां पे कोई भी तरह का मंदिर नहीं मिला है, यहां मंदिर नहीं है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है ना। पर कुछ दूसरे प्रमाण मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि हाँ ये लोग धर्म के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, पर मंदिर न होने से यह बात का अनुमान लगता है कि धर्म रहा होगा पर धर्म के अंदर कर्मकांड जैसी कोई भी चीज नहीं रही होगी। ठीक है। तो मंदिर नहीं है तो जो पंडित जी होते हैं, पुजारी जो होता है, ठीक है ना, पुजारी, तो पुजारी का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है ना। कोई सीधे रूप से नहीं बता सकते क्योंकि अगर एक कंकाल पड़ा है तो उस कंकाल इतना पुराना है कि इसको देखकर ये नहीं बता सकते कि ये राजा का है, राजा का है या किसी दास का है, मंत्री का है या पुजारी का है या किसान का है। ठीक है ना। तो पुजारी के बारे में यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है और न ही मंदिरों के बारे में कोई साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिला है। ओके। इसके अलावा यहां पे बात करें तो खास करके जब जिक्र हो लोथल का, इसका लोथल, जो कि गुजरात वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, और दूसरा क्षेत्र बात करूं मैं कालीबंगा की, जो कि राजस्थान में देखने को मिलती है। इन दो क्षेत्रों के अंदर अग्नि की वेदियां मिली है। इन दो क्षेत्रों में क्या मिली है, अग्नि की वेदियां मिली। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अग्नि की जो वेदी बनाई जाती है, हमें पता है वो एक धर्म का हिस्सा होता है। हम विवाह, शादियां, अनेक इस तरह के कार्यक्रमों में हम अग्नि की वेदियां बनी हुई देखते हैं। तो ये भी दर्शाता है कि यहां पे धर्म रहा होगा। यहां से एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि अग्नि की वेदियां कहां मिली हैं, तो सबसे पहले लोथल में मिली थी। इसके अलावा कहां मिली है, कालीबंगन के अंदर भी यहां पे अग्नि की वेदियां देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि यहां पे पर्दा प्रथा रही होगी, यहां पे पर्दा प्रथा रही होगी और वेश्यावृत्ति भी यहां पे रही होगी। दो बातों पे भी यहां पे काफी इतिहासकार अपनी सहमति दिखाते हैं। देखिए, पर्दा प्रथा की बात करूं तो पर्दे में कोई औरत रहेगी या नहीं रहेगी, यह निर्भर करता है वहां के धर्म के ऊपर। ठीक है ना। हम देखते हैं बुर्का पहनने की प्रथाएं भी होती है, सर पे चुन्नी लेने की प्रथाएं भी होती है, काफी बड़ा घूंघट निकाल के रखने की भी प्रथाएं होती है। तो ये किस हिसाब से होती है, वहां की जो समाज है और वहां का जो धर्म है, इनके आधार के ऊपर ये प्रथाएं देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह के धर्म को मानते होंगे और धर्म का स्वरूप यहां पे क्या रहेगा। यह महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सामने तब निभाएगा जब हम इसके आगे के इतिहास को पढ़ेंगे। जब हमारे सामने वैदिक काल आएगा, जब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जनपद काल, महाजनपद काल को पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम जरूर देखेंगे कि धर्म का स्वरूप कैसे बदल रहा है। और हम देखेंगे आगे जाते जाते लगभग 62 तरह के नए धर्मों का उदय होता है, जिनमें से जैन धर्म हमें देखने को मिलता है, हमें बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। तो अनेक नए धर्मों का उदय होता है।
क्यों होता है, कैसी भूमिकाएं रहती हैं, और ये आगे जाके समाज में किस तरह के बदलाव को लाने का काम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विषय रहते हैं हमारे जब हम किसी भी टॉपिक को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो धर्म के बारे में हमने जितना कुछ पढ़ा, यहाँ के स्नानागार, यहाँ के जो दूसरे साक्ष्य मिले हैं, तो ये अच्छी तरह से आपके समझ में आए होंगे। और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूं आप उसको गलत नहीं करने वाले। देखिए, एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं विद्यार्थी कि एग्जाम सेंटर में जाते दिमाग बिल्कुल गर्म होता है, और जो एग्जामिनर होते हैं, जिन्होंने एग्जाम तैयार किया होता है, वो क्या है, हमारे दिमाग से तो नहीं खेलना होता है। क्वेश्चन दे देते हैं और 4 के 4 ऑप्शन दे देते हैं बिल्कुल एक जैसे। अब जल्दबाजी होती है, और खास करके जब ऑनलाइन पेपर हो रहा होता है, क्यों, उल्टी काउंटिंग चल रही होती है, ऐसे लगता है सामने टाइम बॉम्ब रख रखा है, इतने में नहीं किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा पहले ऑप्शन की तरफ देखा और हमें लगता है हाँ यही सही है, झट से टिक कर देते हैं, और घर आके मैच करते हैं, जी मेरे तो इतने ही सही हो रहे हैं। तो बेटे, जब भी साथियों किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा ध्यान से देखा जरूर करें कि वास्तव में वो पूछना क्या चाहता है। कई बार क्वेश्चन को बड़ा घुमा फिरा के देता है, और जब हम आके नेट पे या किसी दूसरे साथी से पूछते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा, वो बताता है ये रहेगा, तो कहता है मेरे को पता तो था, पर वहां जाके ना पता नहीं मेरे को क्या हो गया। तो ऐसी गलती आप मत दोहराना। ओके, अब देखिए, अब थोड़ा सा इनके नगरों के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि यहाँ का नगर व्यवस्था कैसी है, क्योंकि इसको एक अलग मुकाम पे लेके जाने का जो काम करते हैं वो करते हैं यहाँ की नगर व्यवस्था। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ के नगरों की बात करें कि नगर और नगरों की व्यवस्था कैसी है, तो इनकी नगर व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहां जो घर मिले या यहां जो भवन मिले, पहली बात तो ये बने हुए हैं पक्की ईंटों के। तो यहां से एसएससी ने और एचएससी ने दोनों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंदर पाई जाने वाली पक्की ईंटों को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं टेराकोटा। ओके, तो यहां के जो मकान और भवन देखने को मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, टेराकोटा के बने या पक्की ईंटों के बने हुए देखने को मिलते हैं। यहां की खास बात क्या है कि जैसे मैंने मान लिया ये मुख्य सड़क है, ये भी इनकी मुख्य सड़क है, ये बीच का चौराहा हो गया। यहां का कोई भी घर मुख्य सड़क पे नहीं खुलता, मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसका गेट बिल्कुल इस सड़क के ऊपर खुलता हो, क्योंकि खुदाई के दौरान क्या है, जो भवन निकले हैं अंदर से, तो उनके अंदर यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे सड़कें हैं, और सड़कें भी क्या है, पक्की सड़कें। सड़कें क्या है, यहाँ की पक्की है, और कोई भी घर मुख्य रूप से मुख्य सड़क पे नहीं खुलता है। इसके अलावा क्या है, इन सड़कों पे या इन गलियों में नालियां बनी हुई, पानी की निकासी के लिए इन्होंने क्या बनाया है, नालियां बनाई हुई है। और खास बात देखिए साथियों, ये नालियां ढकी हुई है, मतलब आज जो हमारा सिविल सिस्टम हम देखते हैं लगभग कुछ उस तरह से इन्होंने विकसित करने का काम किया था। ओके, इसके अलावा अगर बात करूं तो खुदाई के दौरान कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि ये लोग घरों से निकलने वाला जो कचरा होता था, उस कचरे को ये नहीं कि इधर उधर कहीं भी फेंक देते थे, वो क्या काम करते थे, सारे कचरे को इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने के बाद एक गड्ढे में डाल देते थे। क्योंकि हो सकता है इस एक क्षेत्र के अंदर ऐसी भूमि मिली हो, ऐसी मिट्टी मिली हो जो कि ज्यादा उर्वरक हो, जिसमें उपजाऊ शक्ति ज्यादा हो, क्योंकि घरों से निकलने वाला जो घास फूस फल सब्जियों के पत्ते वगैरह वगैरह है, हमें पता है वो एक अच्छी ऑर्गेनिक खाद के रूप में काम करते हैं। तो अनुमान ये भी लगाया जाता है कि ये लोग कचरे को भी गांव शहर से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ की नगर व्यवस्था की, तो यहाँ का जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ का वर्ग भी क्या है, उच्च और निम्न, दो वर्गों में बंटा हुआ इनका समाज था। अब दो वर्गों में बंटे होने के कारण यहाँ पे घरों के अंदर
असमानता जरूर देखने को मिलेगी, जैसा कि आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है। अब इनके अंदर क्या था कि ये लोग ज्यादातर अपने घरों को ऊंचे टीलों पे बनाते थे। जैसे ऊंचे टीले हैं, हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक टीले देखने को मिलते हैं। अगले लेक्चरों में हम जिक्र करेंगे कि कौन कौन से टीले कहां मिले हैं और कब उनकी खुदाई हुई और क्या क्या वहां से हमें प्राप्त हुआ और वो क्या इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। अब देखिए, ये लोग क्या है, अपने घरों को बनाते थे ऊंचे टीलों पर। क्यों? क्योंकि इनके घर कहां है? नदियों के किनारे। अब नदी है तो बाढ़ कभी भी आ सकती है ना, बाढ़ का खतरा तो बना हुआ है। तो ऐसे में क्या है, ये लोग घर बनाते थे ऊपर, और ऊपर वाले क्षेत्रों में जो घर मिले हैं यहां पे, ये मिले हैं हमें उच्च वर्ग वालों के। हो सकता है यहां राजा रहते हो, राजा का जो मंत्रिमंडल रहा हो वो रहते हो सकता है ये विद्वान यहां पे रहते हो। जबकि नीचे वाले घर थोड़े से छोटे हैं, और छोटे घरों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये निम्न वर्ग के घर रहे होंगे, जिनके अंदर मुख्य रूप से मजदूर जो है, मजदूर वर्ग रहता होगा, किसान वर्ग रहता होगा। तो ऐसे लोग कहां रहते होंगे? नीचे। तो ऐसे में क्या है, ये सुरक्षा के लिहाज से भी टीलों पे घर बनाते थे, और दूसरा कारण क्या था कि अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो सीधे रूप से वो आक्रमण किस पे नहीं होना चाहिए? राजा, रानी या विद्वान वाले वर्ग पे सीधे रूप से आक्रमण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये अपने घरों को व्यवस्थित रूप से बनाया करते थे। हालांकि कुछ भवन यहां पे बहुमंजिली भी मिले हैं, यानी कि दो मंजिल वाले मकान यहां पे कई देखने को मिले। इसके अलावा हमने स्नानागार की बात कर ली। एक बड़े भवन की बात की जाए तो यहां पे अन्नागार मतलब एक बड़ा ऐसा गोडाउन मिला है जिसमें क्या इकट्ठा करते होंगे? ये अपने अन्न को रखते होंगे, जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसका प्रयोग करते होंगे। और इसको हम अर्थव्यवस्था के अनुसार भी देखते हैं कि ये लोग अन्न इकट्ठा करने को किस स्वरूप में लेते होंगे। तो इस तरह से हम इनकी घर बनाने की शैली को समझ सकते हैं, किस तरह के घर हैं, किस तरह का समाज में यहां बंटवारा देखने को मिलता है, और क्यों लोग इन टीलों पे घर बनाया करते थे। इसके अलावा क्या है, एक अंतिम चीज का जिक्र कर लेते हैं, धोलावीरा का। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, एचएससी ने पूछा था इस क्वेश्चन को कि जल निकासी की व्यवस्था और सुव्यवस्थित जल व्यवस्था कहां देखने को मिलती है? तो धोलावीरा के अंदर। और खास करके क्या है, ये जो नदियों के ऊपर बांध बनाने की इनकी जो शैली थी, बहुत ही उन्नत तरह की शैली जिसको हम बोल सकते हैं। कैसे? ये जल निकासी के लिए क्या काम करते थे? जैसे मैंने मान लिया ये कोई नदी है, अब आज हम क्या काम करते हैं, इस नदी के ऊपर एक बड़ा सा बांध बना लेते हैं, सारे पानी को यहां इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पानी से बिजली बनाते हैं और दूसरा काम करते हैं, नहरें निकालने का कार्य होता है यहां से। पर ये लोग क्या है, मुख्य रूप से एक बड़ा बांध नहीं बनाते थे, ये क्या करते थे, इस नदी के ऊपर छोटे छोटे बांध बनाया करते थे। कुछ अंतराल के ऊपर छोटे छोटे बांधों का ये निर्माण करते थे। ऐसे में क्या है, ऊपर से पानी आएगा, ये बांध भर जाएगा, फिर इस बांध को खोल देंगे, इसमें पानी आएगा, ये भर जाएगा, इसको खोल देंगे, इसमें पानी आ जाएगा। ऐसे में क्या है, इनको कई तरह की सुविधा मिल जाती थी। पहली क्या, नदी कभी सूखती नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं खासकर भारतीय क्षेत्रों में बात करें तो कई नदी ऐसी देखने को मिलती है जो कि बरसाती नदियां। उदाहरण के स्वरूप पे लिया जाए तो घग्गर नदी, जो क्या एक बरसाती नदी है। अब बरसात आएगी तो इसमें पानी होगा, बरसात बंद तो इसमें थोड़े टाइम बाद पानी मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, अगर इस तरह से इसके ऊपर बांध बनाया गया तो ये सारे बांध में पानी मिल जाएगा और नदी अचानक से नहीं सूखेगी। दूसरा क्या होता है, अगर बड़ा बांध है, इसमें ज्यादा पानी आ गया, बांध टूट गया, तो बाढ़ आने का खतरा इसमें सबसे ज्यादा रहेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बांध में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कितना उन्नत तरह का यह समाज रहा होगा और कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनमें देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि हर एक बात, हर एक टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
और उम्मीद करूंगा पिछली वीडियो की तरह आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। और अगर किसी भी साथी दोस्त को किसी तरह की अन्य समस्याएं किसी विशेष टॉपिक में, चाहे वो मैथ से संबंधी हो, चाहे वो इंग्लिश से संबंधी हो, चाहे वो जीके से संबंधी हो, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस तक्षशिला अध्ययन केंद्र गोरेवाला में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप ढेर सारा प्यार देंगे, प्रेम देंगे। इसी के साथ जय हिंद।